हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉलेजियम सिस्टम, जो कि बहुत चर्चा में बना रहता है, विवादों में बना रहता है। अलग अलग डिग्निटरीज इस पे कमेंट करते रहते हैं। तो समझेंगे क्या है कॉलेजियम सिस्टम, कैसे आया कॉलेजियम सिस्टम और क्या है इससे जुड़े विवाद। तो चलते हैं आगे। तो भारत में जो जुडिशरी है, उसके अंदर जो जजों की नियुक्ति होती है, उसके लिए जो संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं अपने वारंट के साथ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंसल्टेशन। ये कंसल्टेशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ में और हाई कोर्ट के जजेस के साथ में, जो उनको उचित लगता है। ये आर्टिकल 124 कहता है। अब यहां पर जो एक कंसल्टेशन शब्द है, जो परामर्श किया जाएगा, यही सारी झगड़े की जड़ है। सारे जो आगे फेमस केसेस होंगे वो सारे इसी कंसल्टेशन शब्द के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। तो इसे आप याद रखें। और साथ ही जो हाई कोर्ट के अंदर जो जजों की नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और वो अनुच्छेद 217 के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो उसी तरीके से कंसल्टेशन करके और हाई कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति करते हैं। तो ये कंसल्टेशन जो है, इसके पीछे सारा झगड़ा है जो हम आगे देखेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम ये जजों की नियुक्ति करने के लिए एक एक्सक्लूसिव सिस्टम है। लेकिन खास बात यह है कि ना इसका संविधान में कहीं उल्लेख है और ना ही इसे पार्लियामेंट ने किसी कानून के माध्यम से बनाया है। ये सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जो निर्णय आए उसके तहत डेवलप हुआ है और काम कर रहा है अभी तक। तो ये एक ये एक कोर्ट का इन्वेंशन है और इसमें अपॉइंटमेंट होता है जजेस का और उनका ट्रांसफर होता है। ये अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर करने के लिए एक्सक्लूसिव बॉडी है और इसके अंदर जो जजेस हैं वही जजेस की नियुक्ति करते हैं। जो इसको लेकर सबसे बड़ा जो विवाद है वो यही है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से लेकर और 1970 के दशक में लगभग 1973 तक एक परंपरा चल रही थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होते थे वही भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते थे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे। लेकिन 1973 में ये परंपरा टूट जाती है और उस वक्त की सरकार ने 3 जजों को सुपरसीड करके एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया और वो जज थे A.N. रे। 1977 में भी ऐसा ही हुआ। एक और जज थे जिनको नीचे से डायरेक्ट चीफ जस्टिस बना दिया गया और सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया। तो यही कुछ विवाद हैं इससे रिलेटेड। तो अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया और वर्तमान में ये कैसे काम कर रहा है। तो इसका एवोल्यूशन हम देखते हैं कि जैसा कि हमने जाना कि 1973 में और 77 में जो परंपरा थी वो टूट गई। तो 1981 में एक SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक केस हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो राष्ट्रपति हैं वो जो कंसल्टेशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, वो एक कंसल्टेशन है। उस कंसल्टेशन का मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। मतलब जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस नहीं है। कंकरेंस का अर्थ है कि जो सलाह दी गई है उसे मानने के लिए बाध्य होना। वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो फर्स्ट जजेस जो केस हुआ, इसमें जो कंसल्टेशन था उसे कंकरेंस नहीं माना गया और यहाँ पे अभी कोई कॉलेजियम सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं आई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड करके एक एसोसिएशन है, वहाँ के वकीलों की एक संस्था है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। जो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो फैसला आया उसमें जो चीफ जस्टिस हैं उसकी जो भूमिका है उसमें कोई प्राइमेसी या उनका कुछ ख्याल नहीं रखा गया है। उन्हें हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसमें कोई प्राथमिकता नहीं मिल रही है। तो इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हैं और फिर आता है ये कॉलेजियम सिस्टम की पूरा जो कंसेप्ट है ये निकल कर आता है। सेकंड जजेस केस, जैसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इस केस का नाम था। इसमें कॉलेजियम सिस्टम फॉर्मली निकल कर आता है और इस कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो इस कॉलेजियम में शामिल होंगे। और यहाँ पर एक और बात कही गई कि जो कंसल्टेशन है
वो कंकरेंस भी होगा, यानी जो कोलेजियम जो बात कहेगा, जो अपनी राय देगा, वो बाध्यकारी होगी, वो राष्ट्रपति को या सरकार को माननी ही होगी। तो ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आई। उसके बाद कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो 1998 में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक रेफरेंस आर्टिकल 143 के तहत जो एडवाइस मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, उसके तहत एक रेफरेंस भेजा कि भाई ये जो आप कंसल्टेशन को कंकरेंस बता रहे हो, इसमें जो चीफ जस्टिस हैं वो कोई दादागिरी तो नहीं कर रहे हैं, वो जो सलाह दे रहे हैं वो सबकी सलाह है, पूरे कोलिजियम की सलाह है, किसकी सलाह है, कुछ क्लैरिफिकेशन तो दो, कहना क्या चाहते हो बताओ तो सही। तो इसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल महामहिम जी, हम बताएंगे, हम तो वैसे भी बहुत बताने के लिए बैठे हैं, बताते रहते हैं, तो आपको जरूर बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल दादागिरी नहीं कर रहे हैं, और चलिए हम इसको और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे, इसको 2 को हटाकर 4 कर दिया जाता है कि अब कोलेजियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर इन चारों में से 2 जो जज हैं, अगर वो कोई एडवर्स ओपिनियन देते हैं किसी नाम को लेकर, जिसकी नियुक्ति की जानी है, उसको लेकर कोई असहमति जताते हैं, डिसएग्रीमेंट शो करते हैं, तो उस नाम को नहीं भेजा जाएगा। तो ये निकल कर आया 3rd जजेस केस में, और ऐसा भी कह सकते हैं जो वर्तमान कोलेजियम काम कर रहा है वो 3rd जजेस केस के बाद जो सामने आया था उसी का ही एक मॉडल है। और 4th जजेस केस जिसे हम कहते हैं, ये 2014 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन किया, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये हिस्टोरिकल एक क्रोनोलॉजी या एवोल्यूशन कैसे होता है कोलेजियम सिस्टम का, उसका हमने देखा ब्रीफ में। अब हम देख लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं, वर्तमान जो कोलेजियम है इसका जो कंपोजिशन है कि इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, साथ ही 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इससे मिलकर बनता है कोलेजियम, और ये जजेस की अपॉइंटमेंट से लेकर उनके ट्रांसफ़र के बारे में निर्णय लेते हैं और सरकार को रिकमेंडेशन देते हैं, और सरकार पर ये निर्णय बाध्यकारी होता है। हालांकि सरकार एक बार इनका जो रिकमेंडेशन है उसको वापस लौटा सकती है, लेकिन अगर ये कोलेजियम वापस उस नाम का अगर रिकमेंडेशन करे, अनुशंसा करे, फिर सरकार को उसकी नियुक्ति करनी ही होगी। तो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र ये इसके 2 प्रमुख कार्य हैं। उसके बाद जो मेन बात है कोलेजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म या इसकी जो आलोचना होती है, उसके कुछ बिंदु हैं जो हम देख लेते हैं। तो पहला इसका जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा वरिष्ठता या सीनियरिटी पर जोर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो यही अपने अगले जो उत्तराधिकारी हैं उसका नाम बताते हैं, और अगर कोई और नियुक्ति होनी है सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो हमेशा वरिष्ठ व्यक्ति ही, यानी सीनियरिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि कौन व्यक्ति किस समय अपॉइंट हुआ तो उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की संभावना कितनी है, ये पहले ही तय हो जाती है। तो इससे क्या है, मेरिट पीछे छूट जाती है, टैलेंट पीछे छूट जाता है कि कोई व्यक्ति अगर कैपेबल है और वो अगर आगे किसी महत्वपूर्ण पद पर अगर पहुंचता तो बेहतर काम कर सकता था। तो ये इसकी एक कमी है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव का एक्सक्लूजन, एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर कोई रोल नहीं रह जाता। जजेस ही जजेस की नियुक्ति करते हैं, उनके नाम बताते हैं, और इसमें जो सरकार का रोल है बहुत ही सीमित है। तो ये कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकारें चुनकर आती हैं उनका कोई रोल ना होना, ये इसका एक आलोचना बन जाती है। उसके बाद लैक ऑफ प्रोसीजर, ये किस तरह से जजों का सिलेक्शन करते हैं, क्या तरीका है, कोई प्रोसीजर के बारे में कोई जानकारी नहीं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की घोर कमी है। ये कब अपनी मीटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या निर्णय हो रहे हैं, क्या डिसीजन। अब बाहर से तो कहा गया है कि 2 जजेस अगर डिसएग्रीमेंट करें और किसी नाम को लेकर आपत्ति जताएं तो उसकी नियुक्ति नहीं होती है, लेकिन बात बाहर आएगी तो ही तो पता चलेगा कि किसने आपत्ति की, किसने नहीं की। तो वही है, दादागिरी वाली बात अभी भी लागू है। हमें कोई पता नहीं है कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद एक जो बड़ा आरोप लगता है नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का। ऐसा अक्सर बात की जाती है कि अगर गिनती की जाए तो लगभग 200 से 250 से 300 फैमिलीज जो हैं, उन्हीं के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के रूप में नियुक्ति पा रहे हैं।
तो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की जजेस के जो जानकार हैं, जो उनके आपसी अच्छे संबंध हैं, उन लोगों को नियुक्तियां दी जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो कॉलेजियम सिस्टम का है। उसके बाद ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि भाई जजेस को जनता ने तो चुना नहीं है और वो कैसे इतने बड़े पदों की नियुक्ति कर रहे हैं, उसके बारे में निर्णय ले रहे हैं, और डेमोक्रेसी का जो एक मूल सिद्धांत है वो इसमें पालन नहीं हो रहा है। लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो अंकुश होने चाहिए, जो नियंत्रण होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए, उसकी इसमें एक कमी दिखती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अगर कॉलेजियम कोई निर्णय लेता है, उसमें कुछ गलती हो जाती है तो कोई जवाबदेही नहीं है, उस बारे में कोई इनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद नो टाइम लिमिट, समय सीमा का भी कोई उल्लेख नहीं है। ये कब किसका किस जज की, किस व्यक्ति की कब अनुशंसा करें, उसके बारे में कितना टाइम लगाएं, कोई इसके बारे में लिमिट नहीं है। ये इसीलिए कई बार जो निर्णय होते हैं वो काफ़ी लंबे चले जाते हैं। उसके बाद कुछ रीसेंट कमेंट भी आए जिसकी वजह से जो कॉलेजियम सिस्टम है ये फिर चर्चा में आ जाता है। ये तो हमेशा चर्चा में बना ही रहता है। किसी भी तरह की जो जुडिशियल डिबेट्स होती हैं उसमें एक बहुत ही प्यारा और पसंदीदा विषय होता है कि कॉलेजियम सिस्टम की कैसे आलोचना की जाए। तो इसमें जो एक दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे आर.एस. सोढी, इन्होंने कहा कि कॉलेजियम ने कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक कर लिया है, और इसी का सपोर्ट किया जो अर्स्टवाइल लॉ मिनिस्टर हैं, निवर्तमान विधि मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था कि हाँ आप सही कह रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा, यहाँ तक कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियाँ होती हैं वो फेवरेटिज्म, पक्षपातपूर्ण, नेपोटिज्म से प्रभावित होती हैं, और जो काबिल व्यक्ति होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जगह नहीं मिल पाती है। जो फिटेस्ट पर्सन है, अच्छा ऐसा नहीं होता कि जो फिटेस्ट पर्सन है उसी को ही नियुक्ति मिल जाए। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो कॉलेजियम पर किए गए। इसके बाद कुछ रिफॉर्म्स देख लेते हैं कि किस तरह के रिफॉर्म्स अभी तक किए गए हैं और क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं जो कॉलेजियम सिस्टम को प्रपोज इसको बेहतर बना सके। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये मानता है कि ये कॉलेजियम सिस्टम बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में या उस समय में जब ये आया था उस समय जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी था। लेकिन वर्तमान में चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम के साथ में चीज़ें में सुधार आता है, तो उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी तैयार है इसमें बदलाव के लिए, लेकिन वो ऐसे बदलाव नहीं चाहते हैं जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए। तो एक जो मेजर रिफॉर्म इसमें किया गया था, जस्टिस वेंकट चलैया जो थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया और उन्होंने सिफारिश की कि NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करके एक बॉडी हमें बनानी चाहिए जो जजेस की अपॉइंटमेंट से लेकर उनके ट्रांसफ़र और दूसरे मामलों में एक बेहतर निर्णय ले पाएगी और उसमें एक इंक्लूसिव नेचर होगा उसका। तो 2014 में संसद जो हमारी एक कानून बनाती है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, और एक नया आर्टिकल 124A डाला जाता है और साथ ही वो संविधान के अंदर एक संशोधन करती है जिसे 99वां संविधान संशोधन के रूप जाना जाता है, और उसी के माध्यम से ये NJAC करके एक बॉडी, एक्सक्लूसिव बॉडी बनाई गई। अब इस बॉडी में थे 6 लोग। एक तो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 2 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे, उसके अलावा लॉ मिनिस्टर होंगे, और 2 लोग होंगे जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होंगी जिसे एक कमेटी चुनेगी। तो टोटल ये 6 लोग इस कमीशन के मेंबर थे और इनको ये निर्णय लेना था। लेकिन इस पर फिर आपत्ति होती है और सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच है वो ये फैसला देती है कि नहीं, ये जो NJAC जो बनाया गया है ये न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाता है। अब ये जो कमीशन था इसमें जो फैसले होने वाले थे वो बहुमत से होने वाले थे और 3 मेंबर तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से थे, तो बहुमत कभी भी इनके विपक्ष में जा ही नहीं सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक चोट बताया गया। तो इसमें जो दिक्कत थी, जो जानने वाली बात यह है कि अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट होना है तो कैंडिडेट के नाम जो है वो ये NJAC फाइनल करके और राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। अब राष्ट्रपति जो है वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं नाम। तो जब ये रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजेंगे तो अब अगर इस नाम के ऊपर मोहर लगनी है, इसकी नियुक्ति
करने की सिफारिश करनी है तो अब इन 6 के 6 लोग जो हैं ये लोग उसको अप्रूव करें, उसमें अपनी सहमति दें। तो अगर यहां पर एक संभावना ये बनी कि जो लॉ मिनिस्टर हैं, अगर एक भी व्यक्ति वीटो कर देता है, इनके नाम की सिफारिश नहीं करता है, तो उस नाम को ड्रॉप कर दिया जाएगा। यानी कि जो सुप्रीमेसी है सुप्रीम कोर्ट की, उससे कहीं ना कहीं एक खतरा नजर आया कि अगर वो चाहें तो किसी व्यक्ति की नियुक्ति को रोका जा सकता है। जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो एग्जीक्यूटिव का इसमें रोल आ रहा है, तो ये एक बड़ा इसमें ऑब्जर्वेशन था जिसके आधार पर इन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और ये जो संविधान संशोधन था और ये एक्ट था, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद कॉलेजियम के कुछ अल्टरनेटिव देख लेते हैं कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है। भारत में ही ऐसा है कि जजेस ही जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं और किसी देश में ऐसा नहीं होता है। लेकिन चूंकि जो व्यवस्था है जो चली आई है, जो अलग अलग केस के फैसलों में जो तय हुआ है, उसके तहत कॉलेजियम चल रहा है। तो यूके के अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन काम करता है, जो कि जजों की नियुक्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उसके अंदर ये जो कमीशन होता है, इसमें लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं और कई एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि जजेस की नाम का अनुशंसा करते हैं और उनको एज ए जज नियुक्त किया जाता है। उसके अलावा क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं? एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जा सकता है, जैसे एनजेएसी बनाया था, इसी तरह का कोई और एक कमीशन बनाया जाए जिसे न्यायिक नियुक्तियां और ट्रांसफर्स के मामले में पावर्स दी जाएं। तो इसी तरह का कोई, हालांकि वो आइडिया अच्छा था लेकिन उसमें कोर्ट को शायद वो कन्विंसिंग नहीं लगा, उपयुक्त होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता उन्हें कहीं खतरे में लगी, लेकिन आइडिया वो बुरा नहीं है, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जा सकता है। और एक अल्टरनेटिव है कि इसमें पार्लियामेंट को हम शामिल करें। जैसे यूएसए के अंदर जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति किसी जज की, जस्टिस की नियुक्ति करते हैं और सीनेट जो है वो उस नाम का अप्रूवल करता है। तो सीनेट जो है उसी तरीके से पार्लियामेंट जो भारत में है, जो कि एक चुनी हुई संस्था है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उसे इसमें शामिल किया जा सकता है इस प्रोसेस में, ताकि जजों की नियुक्ति की जा सके। उसके अलावा एक हाइब्रिड मॉडल भी हम अपना सकते हैं जिसमें कॉलेजियम सिस्टम और कुछ एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन। कॉलेजियम सिस्टम के साथ में चेक एंड बैलेंस के लिए एक एक्सटर्नली हम किसी बॉडी को उसके साथ में जोड़ें। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो जुडिशियल सर्विसेज कमीशन करके एक एक्सक्लूसिव बॉडी होती है जो कि जुडिशरी का एक पार्ट होती है और साथ ही लीगल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उसमें, और कुछ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कुछ प्रतिनिधि होते हैं। तो इस तरह का एक हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है जिसमें जुडिशरी के भी लोग हों और एग्जीक्यूटिव के भी लोग हों और वो साथ में मिलकर कोई कंसेंसस बनाकर नियुक्तियों में प्रमुख भूमिका निभाएं। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में हम कुछ बातें देख सकते हैं कि वर्तमान में चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से एग्री करता है कि कॉलेजियम सिस्टम कोई आइडियल सिस्टम नहीं है और बेहतर, वो सुधार के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सुधार क्या होगा उस पर अभी विचार किया जाना बाकी है। तो कई तरह के चैलेंजेस को फेस करते हुए, जैसे सिस्टम का ट्रांसपेरेंट ना होना और किसी भी तरह का बात का उसमें जो निर्णय होते हैं क्या प्रोसीजर फॉलो होता है उसका पब्लिक डोमेन में ना होना, इस तरह से जनता का जो एक विश्वास है जुडिशरी में वो संदेह के घेरे में आ जाता है कई बार, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इस पर सवाल उठाते रहते हैं। तो अभी हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी राज्यसभा के अंदर पेश किया गया, नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022, और इसमें अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र के साथ साथ रिमूवल को भी शामिल किया गया है। तो चूंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल है तो इसके पास होने की उम्मीद कम होती है, लेकिन एक डिबेट को, एक चर्चा को तो ये शुरू करता ही है। तो इस तरीके से हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, कॉलेजियम सिस्टम, और इसके क्या मुद्दे हैं, क्या इसके भविष्य है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लाते रहेंगे आपके लिए, आप देखते रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। थैंक यू।